देखिए, शोल्डर गिडल वे जॉइंट्स होते हैं जो अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन यानी कि स्टर्नम और थोरैसिक केज से कनेक्ट करते हैं। एनाटॉमिकली इनका मेन पर्पस आर्म को ट्रंक से जोड़ना और उसे मैक्सिमम मोबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। शोल्डर गिडल में क्लेविकल और स्कैपुला की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम आर्म को ऊपर उठाते हैं या पीछे ले जाते हैं या फिर घुमाते हैं तो सिर्फ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट काम नहीं करता, बल्कि क्लेविकल, स्कैपुला और थोरैसिक वॉल के बीच सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होती है। इसी कोऑर्डिनेशन को स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम कहा जाता है। फंक्शनली शोल्डर गिडल जॉइंट्स अपर लिम्ब को बॉडी से जोड़ने के साथ-साथ मूवमेंट की फ्रीडम भी देते हैं। यही वजह है कि शोल्डर रीजन शरीर का सबसे मोबाइल रीजन माना जाता है। शोल्डर गिडल में कुल 3 इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन होते हैं, जो मिलकर अपर लिम्ब की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। इन तीनों का कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शोल्डर मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहले बात करते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट (एससी) जॉइंट की। ये जॉइंट क्लेविकल के मेडियल एंड और मेनुब्रियम स्टर्नी के बीच बनता है। यह अपर लिम्ब का ट्रंक से ओनली ट्रू बोनी कनेक्शन होता है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकल को एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट करने देता है। यदि यह जॉइंट स्टेबल न हो तो पूरा शोल्डर गिडल अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट जॉइंट है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट (एसी) जॉइंट। यह क्लेविकल के लेटरल एंड और स्कैपुला के एक्रोमियन के बीच बनता है। यह एक स्मॉल साइनोवियल प्लेन जॉइंट होता है जो सटल ग्लाइडिंग मूवमेंट को अलाउ करता है। एसी जॉइंट क्लेविकल और स्कैपुला के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, खासकर आर्म एलिवेशन के समय। किसी एक्सीडेंट में शोल्डर सेपरेशन इसी जॉइंट में होता है। नेक्स्ट है स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन। यह ट्रू साइनोवियल जॉइंट नहीं होता, बल्कि स्कैपुला और पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल के बीच फंक्शनल आर्टिकुलेशन है। जब हम आर्म को 90 डिग्री से ऊपर उठाते हैं तो स्कैपुला थोरैसिक वॉल पर ग्लाइड और रोटेट करती है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकल के मीडियल एंड और स्टर्नम के मेनुब्रियम के बीच बनता है। यह वो जॉइंट होता है जो अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से डायरेक्टली बोनी कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यदि यह जॉइंट न हो तो पूरा शोल्डर गिडल ट्रंक से मैकेनिकली कनेक्ट ही नहीं होगा। देखिए, यह एक साइनोवियल सैडल टाइप का जॉइंट है, लेकिन फंक्शनली यह बॉल एंड सॉकेट की तरह मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करता है। इस जॉइंट के अंदर एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है जो जॉइंट कैविटी को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। ये डिस्क शॉक एब्जॉर्प्शन इसमें हेल्प करती है और जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मूवमेंट की अगर बात करें तो यह जॉइंट क्लेविकल को एलिवेशन यानी जब हम कंधे को ऊपर उठाते हैं तब एलिवेशन प्रोवाइड करती है, डिप्रेशन प्रोवाइड करती है यानी कि कंधे को नीचे ले जाते हैं तब, प्रोट्रैक्शन यानी जब कंधे को आगे ले आते हैं, और रिट्रैक्शन यानी जब कंधे को पीछे ले जाते हैं। तो ये 4 मूवमेंट अलाउ करती है। आर्म एलिवेशन के दौरान क्लेविकल रोटेट भी करती है, जो ओवरहेड मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि जब हम आर्म को उठाकर सर के ऊपर ले आते हैं तब क्लेविकल रोटेट करती है। फंक्शनल अगर पॉइंट समझे तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट अपर लिम्ब और ट्रंक के बीच फोर्स ट्रांसमिशन का काम करता है।
आर्म से आने वाला मैकेनिकल लोड क्लेविकल के थ्रू स्टर्नम तक ट्रांसफर होता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकल के लेटरल एंड और स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के बीच बनता है। यह शोल्डर गिर्डल का लेटरल कनेक्शन पॉइंट है, जहां क्लेविकल और स्कैपुला आपस में आर्टिकुलेट करते हैं। ये एक साइनोवियल प्लेन जॉइंट होता है, इसलिए इसमें मेनली ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। जब हम आर्म को ऊपर उठाते हैं या शोल्डर को रोटेट करते हैं, तब स्कैपुला थोरैसिक वॉल पर मूव करती है और क्लेविकल के साथ सटल एडजस्टमेंट एसी जॉइंट में होते हैं। ये छोटे मूवमेंट्स फुल शोल्डर एलिवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस जॉइंट की स्टेबिलिटी का मेन बेस होता है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो दो भाग से बना होता है। एक कोनोइड लिगामेंट जो मीडियल पार्ट होता है, और एक ट्रेपेजॉइड लिगामेंट जो इसका लेटरल पार्ट होता है। ये लिगामेंट्स क्लेविकल को कोरकोइड प्रोसेस से मजबूती से जोड़ते हैं और क्लेविकल को ऊपर उठने से रोकते हैं। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से एसी जॉइंट इंजरी काफ़ी कॉमन है, खासकर स्पोर्ट्स इंजरीज में। इसे अक्सर शोल्डर सेपरेशन कहा जाता है। सीवियर इंजरी में कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट टियर हो सकता है, जिससे क्लेविकल विजिबली एलिवेटेड दिखाई देती है। स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन ये एक ट्रू साइनोवियल जॉइंट नहीं होता, क्योंकि इसमें जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन या जॉइंट कैविटी नहीं होती। वास्तव में यह स्कैपुला और पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल यानी कि रिब्स के बीच एक फंक्शनल आर्टिकुलेशन है। स्कैपुला रिब केज के ऊपर मसल्स की परतों, खासकर सेरेटस एंटीरियर और सबस्कैपुलरीज के थ्रू ग्लाइड करती है। एनाटॉमिकली देखें तो स्कैपुला का एंटीरियर यानी कि कोस्टल सरफेस रिब्स के ऊपर स्लाइड करता है। यह स्लाइडिंग मूवमेंट ही स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन कहलाती है। क्योंकि यह एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं होता, लेकिन फंक्शनली यह शोल्डर मैकेनिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। इस आर्टिकुलेशन में कुल 4 टाइप की मूवमेंट्स होती है। एलिवेशन यानी स्कैपुला जब ऊपर उठता है तब, डिप्रेशन यानी स्कैपुला नीचे आता है, प्रोट्रैक्शन यानी स्कैपुला आगे की तरफ खिसकता है, और रिट्रैक्शन जब स्कैपुला पीछे की ओर आता है। इसके अलावा आर्म एलिवेशन यानी जब हम आर्म को ऊपर उठाते हैं, तब स्कैपुला अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन भी करता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम, यानी जब आर्म को ओवरहेड उठाया जाता है यानी एब्डक्शन किया जाता है, तो लगभग 2:1 में मूवमेंट होती है। 2 भाग ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट और 1 भाग स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट से होती है। अगर स्कैपुला रोटेट न करे तो आर्म पूरी तरह से ऊपर नहीं उठ सकती। फंक्शनली यह आर्टिकुलेशन फुल आर्म एलिवेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। स्कैपुला थोरैसिक वॉल पर स्टेबलाइज होकर ह्यूमरस को सटल बेस प्रोवाइड करता है। यदि स्कैपुलर कंट्रोल कमज़ोर हो जाती है किसी वजह से, तो शोल्डर मूवमेंट इनएफिशिएंट और पेनफुल हो सकता है। देखिए, जब सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाती है, तो स्कैपुला थोरैसिक वॉल से चिपक नहीं सकता। जब पेशेंट वॉल के अगेंस्ट पुश करता है, तो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर बाहर की ओर दिखाई देने लगता है, जिसे विंज्ड स्कैपुला नाम की कंडीशन बोलते हैं। शोल्डर गिर्डल का प्राइमरी रोल होता है अपर लिम्ब को ट्रंक से अटैच करना। क्लेविकल स्टर्नम से जुड़कर आर्म को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करती है। यही स्ट्रक्चरल कनेक्शन अपर लिम्ब को बॉडी के साथ फंक्शनल इंटीग्रेशन देता है। इसका दूसरा काम होता है वाइड शोल्डर मोबिलिटी को अलाउ करना।
शोल्डर गिडल जॉइंट यानी एससी जॉइंट और एसी जॉइंट और स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन, ये मिलकर स्कैपुला और क्लेविकल को कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन के कारण आर्म को 180 डिग्री तक एबडक्ट करना पॉसिबल हो पाता है। अगर शोल्डर गिडल रिजिड हो जाए तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट अकेले इतना मूवमेंट नहीं दे सकता। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट काम है फोर्स ट्रांसमिशन। जब हम पुश पुल या वेट लिफ्ट करते हैं तो आर्म से उत्पन्न फोर्स क्लेविकल के थ्रू स्टर्नम और एक्सियल स्केलेटन तक ट्रांसमिट होता है। इस प्रकार शोल्डर ग्रिडल मैकेनिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट होता है। इसका चौथा फंक्शन है ग्लेनोह्यूमरल मूवमेंट के लिए सटल बेस प्रोवाइड करना। देखिए, स्कैपुला ह्यूमरस के लिए सटल प्लेटफॉर्म का काम करती है। अगर स्कैपुलर स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो शोल्डर मूवमेंट वीक और पेनफुल हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट है शोल्डर जॉइंट, जिसको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ह्यूमरस की राउंडेड हेड और स्कैपुला की शैलो ग्लेनोइड कैविटी के बीच बनने वाला आर्टिकुलेशन होता है। एनाटॉमिकली देखें तो ह्यूमरल हेड बड़ी और गोल होती है, जबकि ग्लेनोइड कैविटी कंपैरेटिवली छोटी और शैलो होती है। इस शैलो डिजाइन के कारण मोबिलिटी काफ़ी अधिक हो जाती है, लेकिन बोनी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, यानी कि यह जॉइंट कम स्टेबल होता है। यह जॉइंट बॉडी का सबसे मोस्ट मोबाइल जॉइंट माना जाता है। यह मल्टी एक्सियल मूवमेंट अलाउ करता है, जिससे आर्म को लगभग हर डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और सरकमडक्शन, ये सारी मूवमेंट्स इसी जॉइंट के थ्रू संभव होती है। फंक्शनली शोल्डर जॉइंट अपर लिम्ब को मैक्सिमम फंक्शनल फ्रीडम देता है। हम किसी चीज़ को उठाते हैं, फेंकते हैं, पकड़ते हैं, ये सारी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के थ्रू ही होती है। देखिए, शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट होता है। इसका मतलब कि इसमें ट्रू साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड और आर्टिकुलर कार्टिलेज, सारी चीज़ें होती है। ये सभी स्ट्रक्चर स्मूथ मूवमेंट और फ्रिक्शन रिडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। ह्यूमरस की राउंडेड हेड बॉल की तरह काम करती है और स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी सॉकेट की तरह। हालांकि सॉकेट शैलो होती है, जिसमें मूवमेंट की फ्रीडम बढ़ जाती है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह एक मल्टी एक्सियल जॉइंट है। मल्टी एक्सियल का मतलब है कि मूवमेंट एक से ज़्यादा एक्सिस पर होती है। शोल्डर जॉइंट में सैजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट होती है। इसलिए इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन, मीडियल और लेटरल रोटेशन और सरकमडक्शन, ये सारी मूवमेंट्स होती हैं। आर्टिकुलर सरफेस की अगर बात करें तो शोल्डर जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों को डिफाइन करती है। यह जॉइंट ह्यूमरस की हेड और स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी के बीच बनता है। हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ी, गोल और स्मूथ आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड होती है। इसका सरफेस एरिया ग्लेनोइड कैविटी से काफ़ी बड़ा होता है। यही कारण है कि मूवमेंट काफ़ी वाइड रेंज में पॉसिबल होती है। इसके ऑपोजिट ग्लेनोइड कैविटी रिलेटिवली छोटी और शैलो होती है। यह ओवल शेप्ड डिप्रेशन स्कैपुला के लेटरल एंगल पर होता है। शैलो सॉकेट होने के कारण बोनी स्टेबिलिटी कम होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्लेनोइड लैब्रम प्रेजेंट होता है। ग्लेनोइड लैब्रम एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग होती है
जो ग्लेनोइड कैविटी के मार्जिन से जुड़ा होता है। इसका मेन काम होता है कैविटी को डीपन करना, यानी कि गहरा बनाना, आर्टिकुलर सरफेस को बढ़ाना और ह्यूमरल हेड को बेटर ग्रिप देना। लेब्रम जॉइंट स्टेबिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बैनकार्ट लेसन ये एक कंडीशन होती है जिसमें लेब्रम टियर हो जाता है, जिससे कि रिकरंट शोल्डर डिसलोकेशन होने लगता है। शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी मेनली मसल पर डिपेंड करती है, पर कैप्सूल और लिगामेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का फाइब्रस कैप्सूल पतला और लूज होता है। यह स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी के मार्जिन से अटैच होकर ह्यूमरस की एनाटॉमिकल नेक तक जाता है। कैप्सूल का लूज होना मूवमेंट की वाइड रेंज को अलाउ करता है, खासकर एब्डक्शन और रोटेशन। पर यही लेसनेस जॉइंट को डिसलोकेशन के लिए भी प्रोन बना देती है। कैप्सूल के एंटीरियर भाग में तीन इंपॉर्टेंट थिकनिंग पाई जाती है, जिन्हें ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट्स कहा जाता है, जैसे सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। ये लिगामेंट ह्यूमरल हेड को एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट से बचाते हैं, खासकर जब आर्म अडक्ट और एक्सटर्नली रोटेट होती है। इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेबलाइजर माना जाता है, खासकर 90 डिग्री एबडक्शन की पोजीशन में। नेक्स्ट है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट कोरेकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस तक जाता है। यह लिगामेंट ह्यूमरल हेड को इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट से बचाता है और जॉइंट को सुपीरियर सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। यह इंटरट्यूबरकल ग्रूव के ऊपर से गुजरता है और बाइसेप टेंडन को ग्रूव के अंदर होल्ड करता है। यह टेंडन डिस्प्लेसमेंट को रोकने में हेल्प करता है। सुपीरियर साइड पर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे कोरेकोएक्रोमियल आर्क कहते हैं। यह आर्क एक्रोमियन कोरेकोइड प्रोसेस और कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट से मिलकर बनता है। यह ह्यूमरल हेड के ऊपर एक रूफ की तरह काम करता है और सुपीरियर डिसलोकेशन को रोकता है। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट शरीर का सबसे मोबाइल जॉइंट होता है, इसलिए इसमें सभी मेजर प्लेन्स में मूवमेंट पॉसिबल होती है। यह मल्टी एक्सियल जॉइंट है, जिसका मतलब है कि मूवमेंट तीनों एक्सिस पर हो सकती है, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन। ये सारी मूवमेंट ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पर होती है। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट प्राइमरली मसल द्वारा ही कंट्रोल होती है, क्योंकि बोन स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए मस्कुलर सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन मसल्स को फंक्शनल ग्रुप में समझना आसान रहता है। जैसे सबसे मेन मसल होती है डेल्टोइड। यह शोल्डर का मेन एबडक्टर है, खासकर 15 डिग्री से 90 डिग्री तक। इसके एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्शन और मेडियल रोटेशन में हेल्प करते हैं। पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रोटेटर कफ मसल्स, जैसे सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरीज। ये चारों मसल्स ह्यूमरल हेड को ग्लेनोइड कैविटी में टाइटली होल्ड करके रखती है। सुप्रास्पिनेटस एबडक्शन इनिशिएट करती है, यानी 0 से लेकर 15 डिग्री तक। इंफ्रास्पिनेटस और टेरेस माइनर लेटरल रोटेशन कराते हैं और सबस्कैपुलरीज मेडियल रोटेशन कराता है। इनका मेन काम डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है पेक्टोरलिस मेजर, जो पावरफुल एडक्शन और मेडियल रोटेशन कराता है।
यह पुशिंग मूवमेंट जैसे पुशअप्स लगाना इन पुशिंग मूवमेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है लेटिस्मस डोर्साई। ये आर्म को एक्सटेंशन, अडक्शन और मेडियल रोटेशन कराते हैं। पुलिंग मूवमेंट्स जैसे कि क्लाइंबिंग में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है टेरेस मेजर और लेटिस्मस डोर्सी के साथ मिलकर ये अडक्शन और मेडियल रोटेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो इनको एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और सुप्रास्केपुलर आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलती है। शोल्डर जॉइंट को ऑक्सिलरी नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व से नर्व सप्लाई मिलती है। देखिए जो रोटेटर कफ मसल्स होती है जैसे सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर और सबस्केपुलरिज, ये ह्यूमरल हेड को ग्लेनोइड कैविटी में कंप्रेस करके रखते हैं। इसे डायनेमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं क्योंकि यह मसल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। मूवमेंट के दौरान ये मसल्स ह्यूमरल हेड को सेंटर्ड रखती है और एक्सेसिव ट्रांसलेशन को रोकती है। नेक्स्ट है ग्लेनोइड लैब्रम। यह फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग होती है जो ग्लेनोइड कैविटी को डीपन करता है और इससे आर्टिकुलर सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ह्यूमरल हेड की ग्रिप मजबूत होती है। बैनकार्ट लेसन में जब ग्लेनोइड लैब्रम टियर होता है तब इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देखिए जॉइंट कैप्सूल और ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट ये पैसिव स्टेबलाइजर है। ये एक्सेसिव एंटीरियर, इंफीरियर या पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को लिमिट करते हैं। खासकर इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स एब्डक्शन की स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेबलाइजर होता है। ऊपर की ओर कोरेको एक्रोमियल आर्क प्रोटेक्टिव रूफ की तरह काम करता है। यह सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट को रोकता है और ह्यूमरल हेड को ऊपर की ओर डिसलोकेट होने से बचाता है। देखिए शोल्डर जॉइंट की हाई मोबिलिटी के कारण क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के में सबसे ज़्यादा प्रोन होता है। सबसे पहली कंडीशन है शोल्डर डिसलोकेशन। यह बॉडी की मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसलोकेशन है। ज़्यादातर केसेस में एंटीरियर डिसलोकेशन होती है जहाँ ह्यूमरल हेड ग्लेनोइड कैविटी के एंटीरियर इंफीरियर भाग से बाहर आ जाता है। एब्डक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन पॉसिबल पोजीशन में इंजरी अधिक होती है। नेक्स्ट है रोटेटर कफ मसल का टियर होना। ये खासकर सुप्रास्पिनेटस टेंडन में कॉमन होती है। पेशेंट को आर्म को उठाने में पेन और वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट है फ्रोजन शोल्डर, जिसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। इसमें जॉइंट कैप्सूल थिक और स्टिफ हो जाता है जिससे मूवमेंट काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, खासकर एब्डक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी नर्व इंजरी। इसमें सर्जिकल नेक फ्रैक्चर या डिसलोकेशन में होता है। डेल्टोइड पैरालिसिस के कारण एब्डक्शन वीक हो जाती है और शोल्डर कॉन्ट्यूर फ्लैटन हो सकता है। नेक्स्ट है बैनकार्ट लेसन। बैनकार्ट लेसन एंटीरियर इंफीरियर ग्लेनोइड ल्यूब्रम का टियर होता है जो रिकरंट एंटीरियर डिसलोकेशन में देखा जाता है। लेब्रम टियर होने से स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है।